हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BA 6 सेमेस्टर में और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम 2026-27 और आने वाले सभी वर्षों के लिए। आज की वीडियो में मैं हिस्ट्री पेपर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 AD से 1945 AD तक का महा मैराथन क्लास लेकर आ गई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो इस बार आपके यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में आपके पूछे जाएंगे। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम विस्तार से लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो, दोनों से क्वेश्चन आपका बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या हैं, तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध मानव जीवन का सबसे विनाशकारी युद्ध था जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसमें लगभग सभी देश शामिल हुए और दुनिया दो गुटों में बढ़ गई, एक मिस्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। युद्ध के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला कारण आपका है, पहली हेडिंग आप डालेंगे वर्साय की संधि की कठोर शर्तें। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि होती है, इसकी शर्तें इतनी कठोर थीं कि द्वितीय विश्व युद्ध होना लाजमी था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो प्रथम विश्व युद्ध से बनेगा आपका। तो देखो, वर्साय की संधि में क्या होता है, जर्मनी के ऊपर बहुत ही कठोर दंड लगाए गए। प्रथम विश्व युद्ध का जो दोषी था वो जर्मनी को माना गया और उसके ऊपर जुर्म के जो भी उसके ऊपर ये दंड लगाया गया कि युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसका हर्जाना जर्मनी भरेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कठोर दंड लगाए गए। इससे क्या होता है, जर्मनी में असंतोष और बदले की भावना पैदा हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण है तानाशाही का उदय। देखिए, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ। इन शासकों ने विस्तारवादी नीति अपनाई और ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा कारण है राष्ट्रवाद और विस्तारवादी नीति। जर्मनी, इटली और जापान अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, जिससे अन्य देशों के साथ टकराव बढ़ा। देखो, ये भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा एक कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा कारण है राष्ट्र संघ की असफलता। देखिए, जब मैं आपके यूनिट्स आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था जब आपकी यूनिट पढ़ा रही थी तो कि देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसे युद्ध से बचा जा सके। लेकिन वर्साय की संधि की जो कठोर शर्तें थीं उसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया और राष्ट्र संघ भी असफल हो जाता है और जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो राष्ट्र संघ असफल हो जाता है और इसके होने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो राष्ट्र संघ शांति बनाए रखने में असफल रहा, यह आक्रमणकारी देशों को रोक नहीं सका और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का पांचवा कारण है तुष्टीकरण की नीति। देखिए, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से आपको हेडिंग बाय हेडिंग आंसर लिख करके आना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को रोकने के बजाय उसे छूट दी, जिससे हिटलर का हौसला बढ़ता है और हिटलर मजबूत होता जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो भी यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। छठा कारण होगा आपका तात्कालिक कारण। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे ये युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपको 6 कारण एग्जाम में कम से कम लिख करके आना है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हैं। पहला परिणाम होगा भारी जनधन की हानि, यानी लाखों लोगों की मृत्यु हुई और कई शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। दूसरा है नए संगठनों का निर्माण। 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है ताकि भविष्य में युद्ध को रोका जा सके, यानी कि UNO की स्थापना की जाती है। तीसरा परिणाम है विश्व का दो गुटों में विभाजन।
देखिए, दुनिया दो महाशक्तियों में बढ़ जाती है, अमेरिका और सोवियत संघ में बढ़ गई, जिससे शीत युद्ध शुरू हुआ और हथियार बनाने की होड़ मच गई। अमेरिका भी हथियार बनाने लगा, सोवियत संघ भी हथियार बनाने लगा, जिसे इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला अगला आपका परिणाम होगा उपनिवेशवाद का अंत। देखिए, एशिया और अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का ये भी एक परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध का पांचवा परिणाम है परमाणु युग की शुरुआत। देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे युद्ध का अंत हुआ। छठा आपका परिणाम होगा जर्मनी और जापान की हार। जर्मनी और जापान को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। तो ये सब द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही बता रही हूँ। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चलता रहा। ये महत्वपूर्ण वैश्विक युद्ध था। इसमें यूरोप के लगभग सभी बड़े देश शामिल हुए और ये दो गुटों, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण था उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप के देशों में अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने की भावना बढ़ गई। हर किसी के लिए केवल अपना राष्ट्र श्रेष्ठ था, जिससे आपसी टकराव हुआ और युद्ध होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। देखिए, बड़े देश अपने उपनिवेशों का विस्तार करना चाहते थे। तो जितने भी बड़े देश थे वो अपना उपनिवेश बढ़ाना चाहते थे और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे संघर्ष बढ़ने लगा। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा कारण था देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे और युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जिससे तनाव बढ़ा। तो सैन्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही बड़ा कारण था। अगला आपका जो कारण है वो है गुटबंदी, यानी यूरोप दो गुटों में बटा था, त्रिगुट और मैत्रिगुट। त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ये सारे देश थे और त्रिमैत्री में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इससे एक देश का संघर्ष पूरे युद्ध में बदल गया। पांचवा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। देखिए, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई और ये प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने युद्ध को भड़का दिया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब देखिए, आपकी अगली हेडिंग होगी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। तो पूरा आपको हेडिंग डालकर ही एग्जाम में लिख करके आना होगा। तो एग्जामिनर के लिए ये आपका आंसर काफ़ी इंप्रेसिव होगा और वो आपको पूरा नंबर देगा। प्रथम विश्व युद्ध का पहला परिणाम है भारी जनधन की हानि। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए और भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। दूसरा है साम्राज्यों का पतन, यानी कि जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर और रूसी साम्राज्यों का पतन हुआ। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम था। तीसरा परिणाम था नई संधियां हुई। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई और इस संधि के तहत जर्मनी के ऊपर कठोर शर्तें लगाई गईं, जिससे जर्मनी में बदले की भावना भड़क उठी और जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी आगे चलकर हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम में एक परिणाम ये भी होगा नए देशों का गठन। यूरोप में कई नए देश बने, कई नए राष्ट्र बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि। इन सारे नए देशों का गठन किया गया। पांचवा परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, यानी राष्ट्र संघ की स्थापना शांति बनाए रखने के लिए की गई ताकि भविष्य में दोबारा ऐसे भयानक युद्ध से बचा जा सके। लेकिन राष्ट्र संघ असफल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। छठा आपका परिणाम होगा प्रथम विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका। वर्साई की संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी में असंतोष पैदा किया, जिससे आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ।
तो ये सब आपका हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिणाम। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लेनिन कौन था, उसने रूस के लिए क्या किया? तो देखिए, व्लादिमीर लेनिन रूस का एक महान क्रांतिकारी नेता और समाजवादी विचारक था। ये बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता था और उसे रूस में साम्यवादी शासक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए और रूस की क्रांति में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। और देखिए, मैं पिछले 4 से 5 सालों के पेपर को देखने के बाद ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। जो कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वही आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ और ये सारा क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा। अब देखते हैं लेनिन द्वारा रूस के लिए क्या योगदान है, यानी कि लेनिन ने रूस के लिए क्या काम किया। पहला काम होगा रूसी क्रांति का नेतृत्व। लेनिन ने 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया और जार शासन को समाप्त कर दिया। दूसरा काम जो लेनिन के द्वारा रूस में किया गया वो है साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो उसने पहली बार रूस में मजदूरों और किसानों की सरकार बनाई, जिसे सोवियत सरकार कहा गया। लेनिन ने जो तीसरा काम किया वो है भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। लेनिन ने बड़े उद्योगों और ज़मीन को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, जिससे गरीबों को लाभ मिला। चौथा आपका जो काम मतलब कि लेनिन ने रूस में किया, लेनिन ने जो चौथा काम रूस में किया वो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना। लेनिन ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला, जिससे देश को राहत मिली। लेनिन ने जो पांचवा काम किया वो है नई आर्थिक नीति, जिसे एनईपी के नाम से जाना जाता है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिससे व्यापार और उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये सारे काम लेनिन ने रूस के लिए किया। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो ये असफल हो जाता है, तो असफलता के क्या कारण थे? देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा युद्ध न हो। लेकिन अपने उद्देश्यों में ये सफल नहीं हो सका। इसके असफल होने के कई सारे कारण थे। पहला कारण है शक्तिशाली देशों का सहयोग न मिलना। देखिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली। अब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जब इसका सदस्य नहीं रहा, इसको अमेरिका का सहयोग नहीं मिला, तो राष्ट्र संघ जो है ये असफल हो गया, इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई। इस वजह से भी ये असफल हो गया। इसकी असफलता का दूसरा कारण है कठोर निर्णय लागू करने की क्षमता का अभाव। देखिए, राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं थी, इसीलिए वो अपने निर्णयों को लागू नहीं कर पाता था, इसलिए ये असफल हो गया। तीसरा कारण है असफल होने का सर्वसम्मति का नियम। देखिए, हर निर्णय लेने के लिए जितने भी सदस्य थे उन सभी की सहमति लेना आवश्यक था। इससे क्या होता था कि सभी की सहमति लेने में टाइम लगता था और फैसले लेने में देर होती थी और बाधाएं आती थी। तो ये भी इसकी असफलता का एक कारण है। राष्ट्र संघ की असफलता का चौथा कारण है तानाशाही देशों का आक्रमण, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने आक्रमण किए, लेकिन राष्ट्र संघ उन्हें रोकने में असफल रहा। अगला है आर्थिक मंदी का अभाव। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी के कारण देश अपने हितों में उलझ गए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कम हो गया। ये भी क्या था? राष्ट्र संघ की असफलता का कारण था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता का छठा कारण था तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने आक्रमणकारी देशों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए, जिससे क्या होता है, आक्रमणकारी देशों की हिम्मत और बढ़ जाती है और ये जो आक्रमण बढ़ता गया और जर्मनी के द्वारा जब पोलैंड पर आक्रमण किया गया, तो वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। राष्ट्र संघ की असफलता का सातवां कारण है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल होना। देखिए, अंततः क्या होता है कि राष्ट्र संघ की
द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है, जिससे क्या होता है, इसकी असफलता स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रसंघ असफल हो चुका है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही राष्ट्रसंघ की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि दोबारा ऐसे भयानक युद्ध को रोका जा सके। और जब राष्ट्रसंघ के होते हुए भी दोबारा युद्ध शुरू हो गया तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रसंघ असफल हो चुका है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन क्या है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस फ्रांस में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और शांति की शर्तें तय करना था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, देखिए। पहली विशेषता है भाग लेने वाले देश। देखिए, सम्मेलन में लगभग 30, कहीं कहीं पर 32 भी देता है कि देशों ने इसमें भाग लिया, लेकिन मुख्य निर्णय 4 बड़े नेताओं के द्वारा इसमें लिया गया था, यानी कि वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका से थे ये, और लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन से, जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस से और वी.ई. ऑरलैंडो इटली। ये 4 बड़े नेताओं ने इसमें पेरिस शांति सम्मेलन में फैसले ले रहे थे। दूसरी विशेषता है मुख्य उद्देश्य। युद्ध के लिए जिम्मेदार देशों को दंड देना, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं जर्मनी को। यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना, नई सीमाओं और देशों का निर्धारण करना। तीसरी मुख्य विशेषता है प्रमुख निर्णय, यानी वर्साई की संधि के तहत जर्मनी के ऊपर कठोर शर्तें लगाई गई क्योंकि जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना गया। उसके अलावा राष्ट्रसंघ की स्थापना का निर्णय भी लिया गया कि दोबारा भविष्य में ऐसे युद्ध से बचा जा सके। पेरिस शांति सम्मेलन का परिणाम है जर्मनी को भारी दंड और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। यूरोप का पूरा नक्शा बदल गया। अगला है कई नए देशों का निर्माण हुआ, लेकिन कठोर शर्तों के कारण जर्मनी में असंतोष बढ़ा, जिससे आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता तैयार हो गया। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के क्या योगदान थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार था। उसने अपनी कूटनीति, युद्ध नीति और रक्त और लोहा यानी ब्लड एंड आयरन की नीति के माध्यम से बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित किया। बिस्मार्क का प्रमुख योगदान है, देखो पहला पॉइंट आपका होगा रक्त और लोहा की नीति, यानी कि जर्मन राज्य जो टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एकजुट करने का काम बिस्मार्क ने किया। रक्त और लोहा की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं किया जा सकता बल्कि शक्ति और युद्ध से होगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान ये भी है कि इसने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए डेनमार्क के साथ 1864 में युद्ध किया। उसने डेनमार्क प्रशा युद्ध में डेनमार्क को हरा करके स्लेस्विग और होलस्टीन पर अधिकार कर लिया। उसके अलावा ऑस्ट्रिया के साथ भी इसने युद्ध किया। 1866 में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मनी मामलों से उसे बाहर कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा था, बिस्मार्क जो था युद्ध कर रहा था और जर्मनी के मामले में जो भी लोग आ रहे थे उनको हटा रहा था और अलग अलग इलाकों पर कब्जा करके उन्हें जर्मनी से मिला रहा था। बिस्मार्क ने क्या किया, फ्रांस के साथ भी युद्ध किया। 1870 से 71 में फ्रैंको प्रशा युद्ध में फ्रांस को हराकर जर्मन राज्यों में एकता की भावना को मजबूत किया। पांचवा पॉइंट है कूटनीति और रणनीति, यानी बिस्मार्क ने चालाक कूटनीति अपनाकर अपने विरोधियों को अलग थलग किया और सही समय पर युद्ध किया और जर्मनी का एकीकरण किया। छठा पॉइंट है जर्मन साम्राज्य की स्थापना। 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा कर लिया गया तो 1871 में विल्हेम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्साई की संधि क्या है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्साई की संधि एग्जाम में ज़रूर पूछता है। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुई एक महत्वपूर्ण शांति संधि थी, यानी कि मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्साई की संधि। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया गया
कि जर्मनी ही युद्ध का दोषी है और इसे हर्जाना भरना होगा। जर्मनी के ऊपर भारी क्षतिपूर्ति का बोझ डाला गया, जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया तथा उसके कई क्षेत्र और उपनिवेश भी छीन लिए गए संधि के माध्यम से, और साथ ही राष्ट्रसंघ की स्थापना का भी प्रावधान वर्साई की संधि में हुआ। इस संधि के कारण जर्मनी में असंतोष और अपमान की भावना बढ़ी, क्योंकि जर्मनी के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया था, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक प्रमुख कारण बन जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ की उपलब्धियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई ताकि विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखा जाए। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने के लिए की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ाता है। यूएनओ के कई सारे कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य है विश्व में शांति बनाए रखना। यूएनओ का मुख्य कार्य देशों के बीच संघर्ष को रोकना और शांति स्थापित करना है, ताकि शांति सैनिक भेजकर युद्ध क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। यह देशों के बीच होने वाले विवादों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है, ताकि युद्ध को रोका जा सके। तीसरा कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। यूएनओ विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा और समानता को बढ़ावा देता है, ताकि सहयोग की भावना बढ़ी रहे और युद्ध से बचा जा सके। चौथा कार्य है आर्थिक और सामाजिक विकास करना। यह गरीब और विकासशील देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। पांचवा कार्य है मानवीय सहायता। यूएनओ प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और महामारी के समय यूएनओ जो है राहत और सहायता कार्य करता है। ये सारे यूएनओ के कार्य हैं। अब देखते हैं यूएनओ की क्या उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि है युद्धों को रोकने में सफलता। यूएनओ ने कई देशों के बीच युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है यूएनओ की स्थापना के बाद क्या हुआ, उपनिवेशवाद का अंत हो गया। यूएनओ के प्रयासों से एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को स्वतंत्रता मिल जाती है। तीसरी उपलब्धि है यूएनओ की स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसे संगठनों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। यूएनओ की चौथी उपलब्धि है मानवाधिकारों की घोषणा। देखिए, यूएनओ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जारी की, जिससे लोगों के अधिकारों को सुरक्षा मिली। तो आज की वीडियो में जितना भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको बताया है, ये आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।